स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर में साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हाईपैक करने के बाद रिकवरी कैसा होता है, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, स्टेज 3 ओवरी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। पेरिटोनियल मेटास्टेसिस के ऊपर हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हाईपैक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट में। और यही चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हाईपैक के बाद रिकवरी कैसा रहता है। पहले मैं बोलना चाहूँगा, स्टेज यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेज 3 का, जहाँ पे पेरिटोनियल मेटास्टेसिस है, मतलब स्टेज 3B या स्टेज 3C हो सकता है। और यहाँ पे रिसर्च में हमने देखा है कि हाईपैक हम इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे हम सर्जरी कर रहे हैं कीमो देने के बाद, मतलब इंटरवल सेटिंग बोलते हैं इसको, इंटरवल साइटोरेडक्टिव सर्जरी। हालांकि हमारे पास अभी भी इतना ठोस साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जहाँ हम अपफ्रंट सर्जरी, जहाँ पे बिना कीमो के हम डायरेक्टली सर्जरी कर रहे हैं, उस सिचुएशन में हाईपैक को इस्तेमाल करें। हो सकता है फ्यूचर में इसके लिए भी बहुत ही प्रॉमिसिंग एविडेंस आ जाए। ये था सेटअप ऑफ द होल डिस्कशन। दोस्तों, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब हम स्टेज 3 के लिए साइटोरेडक्टिव सर्जरी करते हैं, जहाँ पे हम अलग अलग लेवल के पेरिटोनेक्टमीज कर रहे हैं, ऑर्गन रिसेक्शंस भी कर रहे हैं, बच्चादानी, ट्यूब और ओवरी के निकालने के साथ साथ हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो दूसरे सर्जरीज़ हैं, जहाँ पे हम बीमारी जहाँ जहाँ फैला है वो निकाल रहे हैं, ये अलग अलग एक्सटेंट के हो सकते हैं। हो सकता है थोड़े पेशेंट्स में रेक्टम का रिमूवल और उसका जुड़ाव करना पड़े। हो सकता है थोड़े पेशेंट्स में हमको उसके साथ स्टमक का हिस्सा निकालना पड़े या राइट कोलन का एक हिस्सा निकालना पड़े। तो ये सारे विजरल रिसेक्शंस भी डिजीज़ एक्सटेंट को देख के हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, जो ये सर्जरी होता है ये वेरिएबल अमाउंट का हो सकता है। इस पे निर्भर करता है कि बीमारी कितना फैला है। हो सकता है कि ये 3 घंटे का सर्जरी हो सकता है कि ये 6 घंटे का सर्जरी हो। ऑन एन एवरेज हमारे प्रैक्टिस में हमने देखा है अराउंड 4.5 to 5 आवर्स का ये सर्जरी होता है। और इसके बाद आता है हाईपैक की बारी। तो हाईपैक जब हम सिस्प्लैटिन इस्तेमाल करके देते हैं 90 मिनट्स के लिए, तो 1 और 1.5 आवर्स का ये एडिशन होता है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि 7 to 8 आवर्स ऑफ सर्जिकल टाइम हम यूजुअली देखते हैं। तो ये दौरान, सर्जरी के दौरान इंटेंसिव मॉनिटरिंग लगता है, सेंट्रल लाइन का इस्तेमाल लगता है, थोड़े पेशेंट्स में हम आर्टीरियल लाइन यूज़ करते हैं, एपिड्यूरल कैथेटर लगा रहता है पेन कंट्रोल के लिए, और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होता है एडवांस्ड एनेस्थेटिक इक्विपमेंट के साथ। सर्जरी भी उसी तरह केयरफुली करना चाहिए, स्टैंडर्डाइज स्टेप्स इस्तेमाल करना है, टीम की ज़रूरत होती है, सिर्फ एक सर्जन की नहीं, और ब्लड लॉस और बाकी सब चीज़ों के ऊपर भी बहुत सारा ध्यान दिया जाता है। एक सक्सेसफुल साइटोरेडक्टिव सर्जरी और हाईपैक के बाद हम यूजुअली पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। और आईसीयू में हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है अराउंड 2 to 3 डेज़ का स्टे लगता है। हाईपैक एक मेजर सर्जरी है। मेजर सर्जरी के बाद पेशेंट्स में हीमोडायनेमिक फ्लक्चुएशन होने का चांस रहता है, जहाँ पे बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, यूरिन आउटपुट फ्लक्चुएट हो रहा है, ब्रीदिंग पैटर्न्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और काफ़ी सारा सपोर्ट लग रहा है। थोड़े पेशेंट्स में हमें बीपी के लिए आइनोट्रोपिक सपोर्ट देना पड़ता है, यूरिन को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम को मेजर करके कंट्रोल करना पड़ता है और करेक्ट करना पड़ता है। थोड़े पेशेंट्स में हमें न्यूट्रिशन, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन भी देना पड़ता है। तो इनिशियल जो फर्स्ट 2-3 डेज़ हैं वो क्रिटिकल रहते हैं, जहाँ पे फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहते हैं पेशेंट पैरामीटर्स में। तो इसके लिए पेशेंट आईसीयू में रहते हैं। बाय यूजुअली 3rd डे या 4th डे तक पेशेंट्स आर मोर और लेस स्टेबल, और इनके जो सपोर्टिव मेडिकेशंस है इनमें काफ़ी सारा ड्रॉप होता है, तो हम इनको वार्ड में शिफ्ट करने का प्लान करते हैं। वार्ड में अगेन 6 to 7 डेज़ इनका जाता है रिकवरी के लिए। हम डे 1 या डे 2 से सर्जरी के बाद पेशेंट को लिक्विड पे लेके आते हैं, जो मुंह से वो लिक्विड्स ले सकते हैं, और धीरे धीरे इनकी मात्रा बढ़ाते हैं। ऑन एन एवरेज बाय डे 5 तक पेशेंट सॉफ्ट डाइट, मतलब जो आसानी से पचने वाला सॉफ्ट खाना है, उसको वो खाना शुरू करता है। एंड बाय डे
6 और 7 तक हम ये सॉफ्ट डाइट का वॉल्यूम भी अच्छे से बढ़ा देते हैं, और बाय डे 5 डे 6 तक जिनका जो IV फ्लूइड या सलाइन चल रहा है इनका भी रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। बट डिपेंडिंग ऑन के पेशेंट का जितना ओवरऑल हेल्थ था, कितना बड़ा सर्जरी हुआ और क्या क्या बीच में इवेंट्स हुए, इनके हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे या फ्लक्चुएशन रिकवरी में हो सकते हैं। टाइम में एक आधा दिन का एडिशन या डिलीशन भी हो सकता है। ऑन एन एवरेज हमने देखा है कुल मिला के अराउंड 10 डेज़ का स्टे हो सकता है CRS और हाईपेक के बाद। 2-3 दिन ICU में, 7 to 8 डेज़ इन द वार्ड। थोड़े पेशेंट्स में हो सकता है कि ये कम भी हो जाए, जहाँ पे छोटा सर्जरी हुआ है, जहाँ पे जल्दी डिस्चार्ज है, कि मतलब टोटल स्टे 7 डेज़ में हो रहा है, हो सकता है कि थोड़े लोगों का 2 हफ्ता भी लग जाए और रिकवरी थोड़ा स्लो है। ऑन एन एवरेज जैसे मैंने बताया बाय डे 5 तक मोटा मोटी सारे इंजेक्शंस वगैरह बंद हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स मेडिसिन पे आ जाते हैं, ओरल मेडिसिन पे। जो ट्यूब्स नलकियाँ वगैरह लगे हैं, ड्रेन्स जिसको हम बोलते हैं, बाय डे 7 तक ये निकल जाते हैं अगर रिकवरी अनइवेंटफुल रहेगा तो। एंड बाय डे 5 जैसे मैंने बोला पेशेंट सॉफ्ट डाइट पे आ जाते हैं, और जो राइल्स ट्यूब जो नाक में नलकी रखा है वो भी निकल जाता है डे 5 तक, और डे 5 तक जो एपिडुरल कैथेटर पेन के लिए दिया गया था ये भी हमारा निकल जाता है। सो दोस्तों मोटा मोटी अराउंड 8 to 10 डेज़ का स्टे होता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में रिकवरी स्मूथ रहता है, बट बहुत ही केयरफुली इनका रिकवरी को हमें ट्रैक करना रहता है। ये था एक छोटा डिस्कशन कि स्टेज 3 ओवरी के कैंसर में CRS और हाईपेक के बाद रिकवरी कैसा होता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।